प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शुक्रवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास और टेंट सिटी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई। साथ ही पीएम मोदी ने काशी के साथ बिहार और पश्चिम बंगाल की 1200 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्रूज टूरिज्म का नया दौर इस क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर देगा। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की नई रोशनी लाएगा। बता दें कि एमवी गंगा विलास 51 दिनों में भारत के 5 राज्यों और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से होकर 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। बीते गुरुवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक का ये क्षेत्र अपनी परंपरा, संस्कृति और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र ने देश को एक से बढ़कर एक संगीतकार दिए हैं। कितनी ही सदियों से भारत की आत्मा एक ही थी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का ये दिन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद बड़ी प्रेरणा है और मैं उन्हें नमन करता हूँ। साथ ही कहा कि अमृत काल में हमें अपने कर्तव्यों पर बल देते हुए देश को आगे बढ़ाना है। बता दें कि हुबली में रोड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की बड़ी घटना भी देखने में आई। रोड शो के दौरान एक शख्स अचानक उनके वाहन के नजदीक पहुंच गया और उन्हें माला पहनाने की कोशिश की। हालांकि सतर्कता बरतते हुए पीएम मोदी की सुरक्षा में तैनात जवानों ने उसे खींचकर किनारे कर दिया। बीते सोमवार मध्य प्रदेश के इंदौर में 2 दिवसीय 70वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विश्व आज भारत की ओर आशा और जिज्ञासा की दृष्टि से देख रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की आवाज सुनी जा रही है। भारत इस साल के G20 का मेजबान भी है। हम इसे सिर्फ डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बनाना चाहते, बल्कि इसे जन भागीदारी का इवेंट बनाना चाहते हैं। वहीं सत्र के आखिरी दिन यानी मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची, जहां उन्होंने 27 देशों के प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। साथ ही गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भी यह सम्मान दिया गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका है। बीते गुरुवार पीएम मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका स्वागत इस समिट में कर रहा हूँ। पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा वैश्विक दक्षिण के अपने भाइयों के साथ अपने विकास संबंधी अनुभव को साझा किया है। वैश्विक दक्षिण का भविष्य में सबसे बड़ा दांव है। हमारे देशों में 3/4 मानवता रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने इस वर्ष अपनी G20 अध्यक्षता शुरू की है। यह स्वाभाविक है कि हमारा उद्देश्य वैश्विक दक्षिण की आवाज को बढ़ाना है। बता दें कि इस वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में बांग्लादेश, कंबोडिया, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी, उज्बेकिस्तान, गुयाना, थाईलैंड, मंगोलिया के लीडर्स उपस्थित रहे। नए साल की शुरुआत के साथ ही त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देश भर में शनिवार को मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मकर संक्रांति के इस अवसर पर देश में करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई। इस दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। खगोल शास्त्र के अनुसार देखें तो सूर्य जब दक्षिण यान से उत्तरायण होते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह स्थिति 14 जनवरी को हुई है। वहीं मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 जनवरी को लोहड़ी भी मनाया गया। लोहड़ी पंजाब समेत उत्तर भारत के कुछ राज्यों में मनाए जाने वाला त्योहार है। आतंक के खिलाफ गृह मंत्रालय का एक्शन लगातार जारी है, जिसके चलते 9 जनवरी यानी बीते सोमवार को गृह मंत्रालय ने ISI समर्थित खालिस्तान टाइगर फोर्स के सहयोगी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला को आतंकवादी घोषित किया। अर्श डल्ला पंजाब और विदेश में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल एक कुख्यात गैंगस्टर और आतंकवादी है। इसकी संलिप्तता पंजाब के सीमावर्ती राज्यों में हुई विभिन्न हत्याओं में भी सामने आई थी। इससे पहले भी 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। तो वहीं 5 जनवरी को लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। बीते सोमवार दिल्ली में आयोजित राजदूतों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया की दिशा में भारत के राष्ट्रीय प्रयास न तो अलगाववादी है और न ही वे केवल देश के लिए केंद्रित है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत विश्व व्यवस्था की पदानुक्रमित अवधारणा में विश्वास नहीं करता।
जिसमें कुछ देशों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा, हम ग्राहक या अलग थलग राष्ट्र बनाने या बनने में विश्वास नहीं करते हैं और इसलिए जब हम किसी राष्ट्र के साथ साझेदारी करते हैं तो यह संप्रभु समानता और आपसी सम्मान के आधार पर होता है। बीते मंगलवार भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ एससी चार्निया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के साथ तकनीकी नीतियों और प्रमुख सलाहकार के तौर पर कार्य करेंगे। नासा के अधिकारियों ने बताया कि एससी चार्निया नासा के 6 मिशनों की जरूरतों के साथ एजेंसी के प्रौद्योगिकी निवेश का काम देखेंगे। साथ ही संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी शेयर होल्डर्स के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख भी करेंगे। अमेरिका और भारत के रिश्ते हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार खुद पेंटागन ने बीते बुधवार कहा कि अमेरिका का भारत के साथ बहुत महत्वपूर्ण रक्षा संबंध है। पेंटागन के प्रेस सचिव जनरल पैट राइडर ने एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, जब सुरक्षा सहयोग, रक्षा सहयोग की बात आती है तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। इसलिए हम भारतीय नेतृत्व के साथ जुड़ना जारी रखने के लिए तत्पर हैं। बता दें कि एक प्रश्न के जवाब में पैट राइडर ने कहा, जब हमारे पास घोषणा करने के लिए कुछ होगा तो निश्चित रूप से हम करेंगे, लेकिन हम क्वाड जैसे तंत्र के माध्यम से शामिल करने के लिए पहले से ही विभिन्न मोर्चों पर सहयोग और संलग्न हैं। इसलिए हम 2023 में ऐसा करना जारी रखने के लिए तत्पर हैं। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारतीय शांति सैनिकों को एक पुरस्कार समारोह के दौरान प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। इस समारोह का नेतृत्व पहली बार भारतीय सेना की महिला अधिकारियों ने किया। UNMISS ने ट्वीट कर कहा कि धन्यवाद भारत, आपके बेहतरीन बेटों और बेटियों में से 1171 को अपर नाइल दक्षिण सूडान में उनके महत्वपूर्ण काम के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 निरस्त हुआ है, तब से घाटी में विकास की हवा बह रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर के युवा अब सरकार की स्टार्टअप योजना में रुचि दिखा रहे हैं। प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 2 वर्षों में जम्मू कश्मीर में 400 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत किए गए हैं। ई-कॉमर्स, बागवानी, कृषि, खाद्य उद्योग और हस्तशिल्प आदि प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं। बता दें कि प्रत्येक स्टार्टअप कम से कम 50 से 100 युवाओं को रोजगार प्रदान कर रहा है। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए लाए गए आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। बता दें कि इस विधेयक बिल के तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20 से 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। राज्य गठन के दौरान तत्कालीन सरकार ने 20% क्षैतिज आरक्षण शुरू किया था, जिसमें 2006 में इसे 30% कर दिया था। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर दिए विवादित बयान को लेकर घिर गए हैं और अब नीतीश सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नालंदा ओपन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को समाज को बांटने वाला ग्रंथ कहा था। अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बीते गुरुवार नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि यह संयोग नहीं है, यह वोट बैंक का उद्योग है। हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट। उन्होंने कहा कि क्या इस पर कार्यवाही होगी। बिहार शिक्षा मंत्री के बयान पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि रामचरितमानस के बारे में जिसने कहा, उन्हें ज्ञान सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आस्था पर चोट पहुंचाने वाले ऐसे मंत्री को मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तो वहीं कवि कुमार विश्वास ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। बीते गुरुवार यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिले के जिलाधिकारियों को अवैध मदरसों के फंडिंग के स्रोत की जांच करने का आदेश दिया है। इन अवैध मदरसों ने खुद को चलाने के लिए मिलने वाले पैसे को अपनी आय का स्रोत घोषित किया था। हालांकि अवैध मदरसों के संचालक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए कि उन्हें फंडिंग कहां से मिलता है, जिसे लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि नेपाल सीमा पर ऐसे मदरसे हैं जो अपने डोनेशन ग्रुप का नाम नहीं बता रहे हैं। निरीक्षण के दौरान पाया कि इन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोग गरीब हैं। ऐसा लगता है कि इन मदरसों को बाहर से पैसा मिल रहा है, कोई बाहर से उन्हें फंड क्यों देगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिया ने भारत के बारे में बड़ी बात कही है।
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया आर्थिक सुस्ती और कई संकटों का सामना कर रही है, हमें G20 में भारत के नेतृत्व पर काफी भरोसा है। उन्होंने कहा, भारत वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। IMF की MD ने भारत के डिजिटलीकरण की सराहना की है। उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि कैसे भारत ने बहुत अच्छी तरह से देश में डिजिटलीकरण को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में लागू किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से विकास को प्रभावित करता है। भारत भविष्य में ड्रोन गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी शहर लॉस वेगस में कंज्यूमर टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ने इंटरनेशनल इनोवेशन स्कोर कार्ड जारी किया, जिसके अनुसार 20 देशों के इनोवेशन एडॉप्टर सूची में भारत को 17वां स्थान मिला है। टेली हेल्थ व ड्रोन सहित कुल 4 ऐसे बिंदु हैं जिनमें भारत को A या A+ मिला है। टेली हेल्थ में भारत को A+ मिला है। ड्रोन, डिजिटल संपत्ति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में A मिला है। भारत 2030 तक अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ड्रोन बाजार बन जाएगा। दुनिया भर में भारतीय आईफोन का डंका बज रहा है। भारत में 2022 से 23 के पहले 9 महीने में $2.5 अरब से ज्यादा का आईफोन निर्यात किया है। यह आंकड़ा 2021 से 22 की समान अवधि में निर्यात किए गए आईफोन से करीब 2 गुना ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि एप्पल के लिए उत्पादन करने वाली एक और कंपनी पेगाट्रॉन कॉर्प जनवरी तक करीब $500 मिलियन के उपकरण निर्यात करने वाली है। इसके साथ ही एप्पल की तेजी से बढ़ती निर्यात संख्या बताती है कि कंपनी चीन के बाहर परिचालन बढ़ा रही है। बता दें कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी और झेंगझो प्लांट में हुई हिंसा की घटना के बाद डिवाइस के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन सेंटर ने भारत पर भरोसा जताया है। नासा ने लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर एक छोटे तारे के चारों ओर घूमते हुए एक ग्रह खोजा है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है। इस ग्रह का नाम TOI 700e है। यह एक चट्टानी ग्रह है जिसका आकार पृथ्वी का 95% है। इस ग्रह की सतह पर पानी पाए जाने की भी संभावना है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने नासा के ट्रांसिटिंग एक्सपो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट का इस्तेमाल किया है। यह एक चौथा ग्रह है जिसे एक बोने तारे TOI 700e की परिक्रमा करते हुए खोजा गया है। साउथ सिनेमा के फिल्म RRR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 पुरस्कार समारोह में इतिहास रच दिया है। बीते बुधवार फिल्म को तेलुगु गीत नातू नातू के बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। फिल्म RRR को पिछले साल मार्च में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और यह वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। बता दें कि फिल्म को 80वें गोल्डन ग्लोब में बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया था। ये गाना दर्शकों के बीच काफी हिट हो गया था। लोगों को गाने के बीट्स और कोरियोग्राफी ने जमकर लुभाया था।